फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरबीएससी की 10th की बुक है और ये है सामाजिक विज्ञान की बुक। इसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन परिचय। तो ये है तस्वीर में आप देख पा रहे हैं महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप। अब इनका पढ़ेंगे संपूर्ण जीवन परिचय कक्षा 10th की बुक से। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म यानी कि महाराणा प्रताप का जो समय है वो 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक रहा था, यानी 57 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत यानी 1557 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार को हुआ था, यानी 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ बादल महल में हुआ था। यदि आपको यानी कि ईस्वी सन दे रखी है 9 मई 1540, तो इसमें यानी कि 57 अपन जोड़ देते हैं 1540 में, तो विक्रम संवत निकल करके आ जाता है। तो विक्रम संवत पूछा जाए तो 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार को हुआ था। और ईस्वी सन पूछा जाए तो 1540, तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ था। प्रताप महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी सबसे बड़े पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह के ये सबसे बड़े पुत्र थे। कौन? महाराणा प्रताप। प्रताप महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जेवंता बाई था। महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? जेवंता बाई, जो कि पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। जो महाराणा प्रताप की जो माता थी उनका नाम जेवंता बाई था और ये पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ था। महाराणा प्रताप का विवाह है 1557 ईस्वी में अजबदे पंवार के साथ हुआ था। महाराणा प्रताप का विवाह कब हुआ? 1557 में अजबदे पंवार के साथ हुआ था, जिनसे 16 मार्च 1559 को अमर सिंह का जन्म हुआ था। यानी महाराणा प्रताप के पुत्र का क्या नाम था? अमर सिंह, जिनका जन्म 16 मार्च 1559 को हुआ था। और पत्नी का नाम क्या था? अजबदे पंवार। 1557 में महाराणा प्रताप की शादी हुई और 16 मार्च 1559 को अमर सिंह का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह का यानी महाराणा प्रताप के पिता का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने महाराणा प्रताप को यानी कि प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया था। जो यहाँ के सामंत थे और जो सरदार थे, इन्होंने यहाँ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। कब? 28 फरवरी 1572 को महादेव की बावड़ी और होली का दिन था। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। यानी कि जो उदय सिंह था, जो महाराणा उदय सिंह थे, उन्होंने उत्तराधिकार के रूप में जगमाल को घोषित किया था कि जगमाल है वो राजा बनेगा, लेकिन मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने जगमाल को पदस्थ करके महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया महादेव जी की बावड़ी गोगुंदा में। 1517 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा। ये बहुत बार पूछा गया है। अकबर ने 1517 ईस्वी में कहाँ दरबार लगाया? तो नागौर में, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 दल भेजे थे और ये 4 दल बहुत बार पूछे गए हैं। क्रम वाइज आप ध्यान में रखेंगे तो जमा बांटो इसका ट्रिक है, तो आप समय भी याद रखें। बोर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आप समय ध्यान में रखें। ये आरबीएससी की बुक है 10th क्लास की। तो जलाल खां सर्वप्रथम आया, जिसको नवंबर 1572 में भेजा गया था। महाराणा प्रताप के पास भेजा गया सर्वप्रथम अकबर ने जलाल खां को भेजा, जो नवंबर 1572 में महाराणा प्रताप के पास आया था कि महाराणा प्रताप आप अधीनता स्वीकार करें अकबर की। दूसरी बार जून 1573 में
पहली बार जलाल खां यानी नवंबर 1572 में आया, फिर दूसरी बार जून 1573 में मान सिंह को भेजा था। आमेर का शासक था मान सिंह को प्रताप को समझाने के लिए भेजा कि प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करें, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। तो दूसरी बार मान सिंह आया जून 1573 में। तीसरी बार अक्टूबर 1573 ईस्वी में आमेर के भगवान दास को भेजा गया। जो मान सिंह का पिता था भगवान दास, इसको भेजा गया अक्टूबर 1573 में। चौथी बार दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया। कब? दिसंबर 1573 में। तो पहली बार कौन आया? जलाल खां नवंबर 1572 में। दूसरी बार कौन आया? मान सिंह जून 1573 में। तीसरी बार कौन आया? अक्टूबर 1573 में भगवान दास। चौथी बार टोडरमल आया दिसंबर 1573 में, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। ये चारों शिष्ट मंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है। जो अजमेर का मेगनीज दुर्ग है उसमें, यानी कि अकबर ने योजना बनाई कि महाराणा प्रताप को कैसे भी इस किले में बंद किया जाएगा, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है। तथा अंग्रेजों के समय का शास्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का भी शास्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। और फिर अकबर ने क्या किया, यानी कि युद्ध की जब अकबर ने सोचा कि भाई ऐसे महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो युद्ध किया जाए, तो अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति नियुक्त किया तथा मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया कि मानसिंह का सहयोगी के रूप में कौन रहेगा? आसफ खां। फिर क्या होता है? मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। कहाँ डाला था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वह आगे नाथ द्वारा से लगे हुए खमनोर के मोलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। यानी मानसिंह की जो शाही सेना थी उसने 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना अजमेर से रवाना हुई और उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। 2 माह तक मांडलगढ़ में रहे और उसके बाद आगे नाथ द्वारा में लगे हुए खमनोर के मोलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल जाती है। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। तो महाराणा प्रताप को जो पता चल जाता है तो महाराणा प्रताप ने भी गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था। जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे, वहीं मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से, ये भाई युद्ध का दृश्य है हल्दी घाटी युद्ध का, ये महाराणा प्रताप है। और इधर आप देखोगे तो ये यानी कि हरावल जो था ये मारा गया था मानसिंह का। इधर मानसिंह है, ये बच गया था। ये मानसिंह है, ये बच गया था। तो इस प्रकार युद्ध का ये दृश्य है। फिर क्या होता है, यानी कि हम आगे देखते हैं तो युद्ध का दृश्य क्या रहता है। टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते हैं। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 को प्रातः काल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई थी। कब? 18 जून 1576 को। कई किताबों में वही 21 जून भी दे रखा है, लेकिन बोर्ड की किताब में 18 जून दे रखा है। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर से जान बचाकर भागे।
इस प्रथम चरण के युद्ध में हाकिम खां सुर का नेतृत्व सफल रहा। जो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे हाकिम खां सुर, इसका नेतृत्व प्रथम वार में सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूनी जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी उस युद्ध में भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, में आजमे, यानी कि पहला वार महाराणा प्रताप की सेना का इतना भयंकर था कि अकबर की जो मान सिंह की जो सेना थी उसमें खलबली मच गई। लेकिन मेहतर खां जो था उसने झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं एक बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं, तो सेना मान सिंह की सेना वापस लड़ने को तत्पर हो गई थी अकबर की सेना महाराणा प्रताप से। लेकिन राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद कहाँ आ गए? बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झालामन्ना सेना को चीरते हुए महाराणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राजचिन्ह उतारकर मुझे दे दीजिए। कौन? बड़ी सादड़ी का झालामन्ना। बड़ी सादड़ी का झालामन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा प्रताप से निवेदन किया कि आप राजचिन्ह उतारकर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए। इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राजचिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झालामन्ना पर टूट पड़ी। झालामन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो झालामन्ना ने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया और जैसे ही मुकुट धारण किया तो यानी कि मान सिंह जो अकबर की सेना थी उसने वार किया और झालामन्ना पर इतना प्रहार किया कि झालामन्ना भी उनका सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया था। कहाँ? बलीचा में। वस्तुतः महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था, यह दो राजनीतिक शक्तियों के मध्य वर्चस्व का संग्रह था। यानी कि यह धार्मिक युद्ध नहीं था, यह दो राजनीतिक शक्तियों के मध्य वर्चस्व का संघर्ष था। यह भी उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां सूरी था, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद के संघर्ष। हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगल सेना कुछ समय गोगुंदा में रही, लेकिन रसद सामग्री के अभाव में सेना लौट गई। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाकर नई छापामार युद्ध नीति को अपनाया। किसने? महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को फिर राजधानी बनाया और नई राजधानी बनाकर छापामार युद्ध नीति को अपनाया। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी थी। किसने? अकबर ने शाहबाज खां को नियुक्त किया महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए और शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी। पहली बार 15 अक्टूबर 1577 को, दूसरी बार 15 दिसंबर 1578 को और तीसरी बार मई 1580 को शाहबाज खां को 3 बार भेजा गया। पहली बार 15 अक्टूबर 1576 को, दूसरी बार 15 दिसंबर 1578 को, तीसरी बार मई 1580 को। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान फिर क्या होता है कि अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में अकबर ने 1580 में महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं मिली। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में प्रताप का पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर धावे बोले और विजयी रहा।
इसके बाद कुम्भलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना भेजी। यानी कि सुल्तान खां आया था दिवेर के युद्ध में, तो ये जो महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, तो इसने इतना तेज प्रहार किया था सुल्तान खां पर, जो कि अकबर का जो चाचा था सुल्तान खां, वो इस युद्ध में मारा जाता है। और शाही सेना पर धावे इतने बोले गए कि अमर सिंह इसमें विजयी रहा था। कौन? महाराणा प्रताप का पुत्र, और सुल्तान खां इस युद्ध में मारा गया। इसके बाद कुम्भलगढ़ पर अधिकार कर लिया गया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा गया। प्रताप पुनः पहाड़ियों में चला गया और जगन्नाथ कछवा को अंतिम रूप से अभियान में भेजा गया 1584-85 में। के बाद अकबर 1585 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम सीमा पर व्यस्त हो गया। अंत में मेवाड़ की ओर कोई सेना नहीं भेजी। अंतिम अभियान यानी कि 1584-85 में रहा था, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अकबर ने भेजा था। उसके बाद कोई सेना नहीं भेजी। 1585 से 1597 ईस्वी के मध्य प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त कर लिया। 1585 से 1597 ईस्वी के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया। 19 जनवरी 1597 में प्रताप की मृत्यु हो गई थी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय। कब? 19 जनवरी 1597 को। आगे अपन देखते हैं। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दूरशाह आडा ने इस प्रकार किया। अस लेगो अण दाग पाग, लेगो अण नामी गहलोत राणा जीत गयो, दसन मूंद रसना उसी, निसास मूक मरिया नयन तो मृत साह प्रताप सी। आसी यह कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निःश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। इस प्रकार अकबर ने भी दांतों तले अंगुली दबाई थी। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसने? जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को यानी मेवाड़ की थर्मोपली कहा, हल्दी घाटी को तो मेवाड़ की थर्मोपली कहा, और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। और बदायूनी था अकबर की सेना में आया था। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा और दिवेर के युद्ध को मैराथन का युद्ध कहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला टॉपिक अपन लेके आएंगे रावचंद्र सेन।